Okay, so this is our new chapter, Political Science, class 10th, Power Sharing. हिंदी में हम इसे कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा कहेंगे हम इसे। ये चैप्टर पेपर के नजरिए से क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, ज्यादा मार्क्स का आता है अभी तक के सिलेबस के हिसाब से। अब नए एनईपी में क्या होता है, ये जब उसकी मार्किंग आएगी उसके बाद ही पता लगेगा। सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर 1 है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आप क्या सीखेंगे, इसमें हम दो कंट्री के बारे में बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे बेल्जियम के बारे में और एक श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। और बेसिक हमारा क्या होगा इस चैप्टर में, बेसिक होगा डेमोक्रेसी। जैसा कि आप डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं, डेमोक्रेसी क्या है इसका मैं एक छोटा सा ब्यौरा दे देता हूं। डेमोक्रेसी का मतलब हिंदी में होता है लोकतंत्र। हिंदी भाषा में समझना काफी आसान है, लोगों के द्वारा किया गया शासन, रूल। इसमें तीन चीजें होती हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से, बाय द पीपल। ये चैप्टर बेसिकली डेमोक्रेसी पे डिपेंड करता है। और ये चैप्टर साथ ही साथ दो अलग अलग कंट्रीज बेल्जियम और श्रीलंका को एग्जाम्पल के रूप में लेके चलेंगे और देखेंगे वहां पे गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है और गवर्नमेंट कैसे बनती है, न्यू गवर्नमेंट कैसे बनती है, या लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट अपने आप को बदलती है या नहीं बदलती है। अगर बदलती है तो उसके फायदे क्या है और नहीं बदलेगी तो उसके नुकसान क्या, ये हमारा टॉपिक बनेगा। उसके अलावा जब भी हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की, तो पावर शेयर का मतलब होता है बांटना, पावर को बांटना। एक गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म होंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा महल देख रहे होंगे, हम इसे गवर्नमेंट का महल मान लेते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का महल है। डेमोक्रेसी में आपको फेडरलिज्म मिलेगा, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये इसके पिलर्स हैं। किसी भी डेमोक्रेसी के तीन पिलर तो बहुत मेन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीन पिलर पे डेमोक्रेसी खड़ी होती है। डेमोक्रेसी की नींव कहा जाता है इन्हें, द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। और नींव में क्या आता है, बेस में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। उस संविधान से ये तीनों काम करते हैं, लेजिस्लेटिव भी, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशरी भी, यानी विधायिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका इस तरीके से काम करेगी। और इसी पे टिका होता है लोकतंत्र। बिना इन सब चीजों के लोकतंत्र चलना मुश्किल है। तो हम इस चैप्टर में कुछ देशों के एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि वहां कॉन्स्टिट्यूशन काम करता भी है कि नहीं, क्या वहां डेमोक्रेसी है, यानी वहां लोगों की सुनी भी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही हुआ ना कि लोगों की बात को पॉजिटिव लेना, लोगों की बात को प्रायोरिटी देना, पहले लोगों की बात सुनी, उसी को तो हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग, द आर्किटेक्चर ऑफ डेमोक्रेसी, जिससे डेमोक्रेसी बनेगा। अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो देश बर्बाद हो जाएगा, और हम देखेंगे कि कौन सा देश बर्बादी के कगार पे है। ठीक है। डेमोक्रेटिक बर्बादी, ये इकोनॉमिक बर्बादी नहीं कह रहा हूं। व्हाट इज पावर शेयरिंग। अब हमारा पहला टॉपिक है पावर शेयरिंग होता क्या है बच्चे, क्या होता है ये पावर शेयरिंग, इसका मतलब क्या होता है। तो पावर शेयरिंग का मतलब है एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें हम डिवाइड करते हैं, यानी बांटते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिकल पावर को। जो हमारे पास पावर है वो हम दूसरों को भी देते हैं ताकि उनको भी डेमोक्रेसी का फायदा मिल सके। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे, यानी गवर्नमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं, उन सबको पावर दी जाती है काम करने के लिए। ठीक है। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। लोग जो हैं, अब मान लो लोग अगर वोट ही नहीं देंगे डेमोक्रेसी में तो पावर कहां से आएगी। पावर घुइयां के खेत में तो बच नहीं रही है कि पावर आएगी।
पावर किसकी वजह से आता है? लोग चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, यानी अपना उम्मीदवार चुन के भेजते हैं और वही उम्मीदवार उनके लिए फैसले लेते हैं, वही उम्मीदवार उनके लिए नियम कानून बनाते हैं। यही तो होता है ना? तो लोग बहुत जरूरी हैं पॉलिटिकल पावर में, बिना लोगों के कुछ नहीं हो सकता। एक पैराडॉक्स है, शेयरिंग पावर डज नॉट वीकन अ कंट्री, इट मेक्स इट मोर स्टेबल एंड यूनाइटेड। अगर पावर हम दूसरों को बांटेंगे तो इससे कंट्री कमजोर नहीं होगी, इससे कंट्री पावरफुल होगी। पावरफुल होने का मतलब है कि कंट्री में सबके पास पावर रहेगी तो लोग लड़ेंगे नहीं, सब अपने पावर का सही इस्तेमाल करके उस देश को बढ़ाने में लगेंगे। ठीक है, तो ये पैराडॉक्स है। अब यहाँ पे आपको दो चित्र दे रखा है, देखो अगर पावर एक बंदे के पास है तो गवर्नमेंट अनस्टेबल होती रहेगी, गिर सकती है। ये अकेला पिलर इसको संभाल नहीं पाएगा पावर को, अकेला बंदा गलत डिसीजन ले लेता है, ज्यादातर अकेला बंदा गलत डिसीजन नहीं लेता है। लेकिन जब वो मल्टीपल लोगों के साथ मिलकर काम करेगा तो देखो कितना अच्छा स्टेबल है ना? तो यानी पावर शेयरिंग से लोड बच जाता है, सबके पास काम बढ़ जाएगा और बैलेंस बना रहेगा और पूरी डेमोक्रेसी क्या होगी? वो स्टेबल रहेगी, डेमोक्रेसी अच्छे से काम करेगी। तो पावर शेयरिंग का मतलब हम समझ गए। एग्जाम के लिए क्या टिप है हमारे पास? नेवर राइट शेयरिंग पावर मीन्स डिवाइडिंग द कंट्री, ऑलवेज राइट पावर शेयरिंग। सिर्फ शेयरिंग मत लिखो, हमें क्या लिखना है? पावर शेयरिंग लिखना है, क्योंकि अगर सिर्फ शेयरिंग लिखेंगे इसका मतलब होता है देश को बांट देना। हमें लिखना है पावर को शेयर करना, देश को शेयर नहीं करना है हमें किसको शेयर करना है? हमारे पास जो पावर है उसको शेयर करना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉरी। यहाँ पे हमारे सामने दो सुंदर सुंदर मैप है, ये दो मैप आपको दिख रहे होंगे। एक मैप हमारे सामने बेल्जियम का है और एक हमारा पूरा प्यारा दोस्त, पुराना पड़ोसी दोस्त एकदम, ये है श्रीलंका, जिसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा, श्री जयवर्धनपुरा, और आगे लगता है कोट्टे, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे, इसकी कैपिटल का नाम है। ठीक है, ये श्रीलंका का मैप और बेल्जियम का मैप आप अपने दिमाग के किसी कोने में छाप लीजिए, क्योंकि ये मैप बहुत काम का है और बहुत काम आने वाला है। जब आप इसको लिखेंगे, आंसर्स लिखने में मैप बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मैप पे ही डिपेंड है। अगर आपको मैप समझ आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। बेल्जियम के मैप में हम देखते हैं, बेल्जियम जो है वो हरियाणा से भी छोटा है। हमारा जो इंडिया का हरियाणा है ना, हरियाणा स्टेट, उससे भी छोटा है। यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ है, बस 1 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं रहते हमारे हरियाणा में। हमारे दिल्ली में ही 3-4 करोड़ लोग रहते हैं, हरियाणा के मुकाबले तो बहुत छोटा है। यहाँ पे आपको 2 रीजन मिलेंगे, एक है हरियाणा में नहीं, बेल्जियम में। बेल्जियम में आपको 2 रीजन मिलेंगे, रीजन मतलब होता है क्षेत्र। एक है फ्लैमिश, इस क्षेत्र में फ्लैमिश रीजन में आपको डच बोलने वाले लोग मिलेंगे, जो डच भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद दूसरा है वलोनिया, वलोनिया में आपको मिलेंगे फ्रेंच बोलने वाले। तो फ्लैमिश रीजन में डच, ये एरिया का नाम है, ये एरिया का नाम, ये वलोनिया भी एरिया है। ठीक है, इस जगह पे मिलेंगे आपको डच लोग और यहां मिलेंगे फ्रेंच लोग। डाटा इस चैप्टर में जरूर याद रखना, फ्लैमिश रीजन में डच लोग रहते हैं 59% और वलोनिया रीजन में फ्रेंच लोग रहते हैं 40%, बाकी लोग थोड़े मोड़े। इस पूरी कंट्री में जर्मन लोग सिर्फ 1%, सिर्फ 1%। ठीक है, अब ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच और 20% डच रहते हैं। तो कुल मिला के इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि फ्रेंच लोग जहां ज्यादा रहते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे लोगों को दबाते हैं, और जहां डच लोग रहते हैं वहां वो दूसरे लोगों को दबाते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी कंट्री में ज्यादा जो है वो पावर शेयरिंग किसके साथ हो रखी है? मेजोरिटी इन कंट्रीज, माइनॉरिटी इन कैपिटल। जो लोग पूरे देश में ज्यादा हैं, कौन?
ये है फ्लेमिश, डच लोग पूरे देश में ज्यादा है ना, लेकिन वो कैपिटल में आके कम है। जैसे डच लोग कैपिटल में कितने हैं, सिर्फ 20%। तो उल्टा हो रहा है, वलोनिया और फ्लेमिश में जो लोग रहते हैं वो इसके राजधानी में वो लोग कम रहते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ पे दिक्कतें चल रही थी इन दोनों ही डच भाषा और फ्रेंच भाषा के लोगों को लेके कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे और हम गवर्नमेंट बनाएंगे, अपनी अपनी गवर्नमेंट पेश कर रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। तो ये तो इनकी लड़ाई की बात हो गई। बात करते हैं श्रीलंका की लड़ाई। श्रीलंका की लड़ाई क्या है? श्रीलंका आइलैंड है, आइलैंड मतलब चारों तरफ पानी से ढका है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे सिंगला स्पीकर्स रहते हैं, सिंगला भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं 74%, जो भाषा बोलते हैं सिंगला। सिंगला यहाँ की नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव मतलब जो लोग यहाँ पे शुरू से रहते आ रहे हैं, मतलब इनके दादा परदादा के दादा दादा के दादा, मतलब कई पीढ़ी से यहीं रहते आ। तमिल, तमिल लोग रहते हैं 18%, तमिल लोग। इसमें से 13% श्रीलंका के तमिल हैं और 5% जो इंडिया से गए हुए तमिल थे वो हैं। तो 18% तमिल लोग रहते हैं, ठीक है। 7% रहते हैं क्रिश्चियन, 7% लोग हैं क्रिश्चियन, ईसाई धर्म के लोग, जो दोनों चीजों को मानते हैं, जो तमिल भी थे पहले और सिंगला भी थे, मिलके क्या बन गए? क्रिश्चियन बन गए। क्योंकि क्रिश्चियन यहाँ की वो नहीं है, क्रिश्चियन विदेशी लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने लोगों को क्रिश्चियन बना दिया, ठीक है, अपना धर्म बदल लिया। जो 2 धर्म बदला उनमें से आधे तो तमिल थे और आधे सिंगला थे। तो इसका हमने रेशो देख लिया, सिंगला लोग है 74%, तमिल है 18%, जिसमें 13 जो है वो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं और 5% जो है वो इंडिया से गए हुए लोग हैं और 7% क्रिश्चियन है। तो ये परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये सारी परसेंटेज आपको रख जाना है, एकदम घोल के पी जाना है, याद रखना है कि कौन से रीजन में कितने परसेंटेज है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखोगे और उसमें परसेंटेज लिखोगे, मैं डैम श्योर कहता हूं कि कोई नंबर नहीं पाते। आप 2 लाइन कम लिखो लेकिन आप ये परसेंटेज जरूर लिखो। तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं परसेंटेज, एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है परसेंटेज। तो आपको रेशो समझ आ गया होगा दोनों का, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बर्बादी का कारण देखो यहाँ पे रास्ता टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये श्रीलंका के टूटने का रास्ता। श्रीलंका किस तरीके से बिखर गया, क्यों श्रीलंका में ज्यादा दिक्कत हो रही है? एक चीज है जिसको कहते हैं बेटा सिविल वॉर। सिविल वॉर हिंदी में कहते हैं गृह युद्ध, सिविल वॉर यानी गृह युद्ध। घर के अंदर जब लड़ाई होने लग जाए, यानी एक देश का अपने देश के लोगों से ही लड़ाई होने लग जाए, तो उसको हम कहेंगे सिविल वॉर कहेंगे हमको, ठीक है। यानी देश के लोग ही जब आपस में लड़ने लग जाएं, पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ने लग जाएं, तो उसको हम कहेंगे सिविल वॉर। तो श्रीलंका में क्या हुआ मैं बताता हूं। 1948 में श्रीलंका आजाद होता है। 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली अंग्रेजों से, जैसे हमें 47 में मिली, उसके जस्ट 1 साल बाद श्रीलंका आजाद हुआ। आजादी के बाद एक देश का काम होता है कि वो अपने देश के लोगों के लिए भलाई करे, वो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करे, लेकिन श्रीलंका यहीं फंस जाता है। श्रीलंका में क्या किया जाता है कि वहां जो मेजोरिटी वाली चीज है, जो मेजोरिटी की सरकार है सिंगला, वो पूरे देश पे कब्जा जमा लेती है और इन्हीं लोगों को गवर्नमेंट जॉब में, पॉलिटिक्स में, सब में इनको भागीदारी मिलने लग जाती है, बाकी लोगों को नहीं दिया जाता। इन लोगों को ज्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस इन लोगों को ज्यादा दी जाती है। तो ऑफ कोर्स बाकी लोगों को बुरा लग जाएगा, तमिलियंस को बुरा लगेगा, क्रिश्चियंस को बुरा लगेगा, तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। फिर 1956 में एक भारी भरकम काम ये कर देते हैं, इस काम के कारण बहुत दिक्कत आती है। क्या है ये काम? 1956 में सिंगला को देश की एकमात्र राज्य भाषा बना दिया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, कि अगर बोलोगे तो श्रीलंका में रहना है तो सिंगला बोलना पड़ेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब सरकार के जो भी काम होंगे वो सिंगला भाषा में होंगे। तो ऑफ कोर्स
सिंगला सीखनी पड़ेगी हम लोगों को। अगर मैं ये कह दूं इंडिया में सारे काम हिंदी भाषा में होंगे तो साउथ के लोग परेशान हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोग परेशान हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी। तो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बेशक हिंदी है, पर वर्किंग लैंग्वेज स्टेट के हिसाब से चेंज हो जाती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ठीक उल्टा कर दिया। इन्होंने कहा ना, हम स्टेट के हिसाब से नहीं बदलेंगे, हर बंदे को सिंगला सीखना पड़ेगा भाई, और जरूरी है क्योंकि सारे काम गवर्नमेंट के सिंगला में होंगे। ये एक्ट पास कर दिया उन्होंने 1956 में, आजादी के 8 साल के अंदर अंदर। फिर उसके बाद एक और दिक्कत की, प्रीफरेंशियल पॉलिसीज। प्रीफरेंशियल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, वहां के कॉलेज में और गवर्नमेंट जॉब में सिंगला लोगों को क्या रिजर्वेशन मिल गया। जैसे हमारे यहाँ है ना SC/ST OBC वालों को रिजर्वेशन, वैसे ही वहां पे कह दिया गया सिर्फ मिलेगा तो सिंगला को मिलेगा रिजर्वेशन, यानी गवर्नमेंट जॉब में उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, बाकी लोगों को नहीं दी जाएगी। उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स निकाले गए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म क्योंकि सिंगला लोग क्या मानते हैं, बुद्धिज्म मानते हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं, तो बुद्ध धर्म को प्रोटेक्शन दिया गया। और बाकी तमिल धर्म को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, क्रिश्चियन को नहीं दिया गया, बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन दे दिया गया। ठीक है, इसको कहते हैं प्रीफरेंशियल पॉलिसी, यानी एक तरफा पॉलिसी, एक व्यक्ति के लिए सोचा गया था, बाकी लोगों के लिए नहीं सोचा गया, बाकी लोग जाए भाड़ में। तो ये भी एक गलत काम हो गया, ये भी रास्ता टूट गया। फिर आता है एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब क्या होता है, तमिल लोगों को लगता था कि उनको राजनीतिक अधिकार मना कर रहे हैं, यानी तमिल लोगों को पॉलिटिक्स में आने के लिए एकदम मना था। वो ना चुनाव लड़ सकते थे, ना अपनी पार्टी बना सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते। तो ये भी गलत है। तो उन्होंने, तमिल लोगों ने क्या किया, एलिनेशन करना शुरू किया, हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें एक स्टेट बनाना है, यानी इस देश को बांट दो और एक देश बनाओ तमिल इल्लम। तमिल इल्लम नाम का एक स्टेट हमारे लिए अलग से होना चाहिए, जहां हमारे लोगों के लिए काम हो, जहां हमारे लोग के लिए जॉब निकले। तो ऐसा ही इन्होंने डिमांड शुरू कर दी। डिमांड को माना नहीं गया। वहां के लोगों ने, वहां की पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, मैं एक और खास बात बता देता हूँ श्रीलंका की। श्रीलंका में जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना अब तक, उसमें एक ही परिवार के लोग थे, मतलब चाचा ये बन गया, ताऊ ये बन गया, दादा वो बन गया, राष्ट्रपति वो बन गया, उसका भाई वो बन गया, आपस में एक दूसरे को सब बना रहे, एक ही खानदान के लोग बन रहे थे। ये सच्चाई है। अभी कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ सालों पहले श्रीलंका में सिविल वॉर हुए, बहुत तगड़े वाले वॉर। राष्ट्रपति के महल के अंदर घुस के राष्ट्रपति को ढूंढा था मारने के लिए, राष्ट्रपति उड़ के भाग गया तब तक, इतना तगड़ा। राष्ट्रपति के घर के अंदर घुसना, यहां तो अभी दिल्ली में तुम राष्ट्रपति भवन के आसपास दिखाई दे जाओ, तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कैसे घूम रहा है भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ, हाँ कोई काम वाम नहीं है क्या, चला जेल में रोटी खिलाऊं। यहाँ पे राष्ट्रपति के घर के अंदर घुस गए थे, तोड़फोड़ मचा दी, सामान चुरा लिए वहां से, राष्ट्रपति के घर के अंदर से सामान चोरी हुए, इस तरीके का। तो ये काम आज से नहीं चल रहा है श्रीलंका में, ये श्रीलंका में सिविल वॉर की स्थिति आ गई, यानी वहां के देश के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लग गए। मिसट्रस्ट टर्न टू वायलेंस, धीरे धीरे ये वायलेंस हुआ, हजारों लोग मारे गए और कई लोग रिफ्यूजी बन गए। रिफ्यूजी का मतलब होता है जब आपको अपने देश में जगह ना मिले और आपको दूसरे देश में जाना पड़े, उसको रिफ्यूजी बोलते हैं। 2009 में लगभग थोड़ा थोड़ा ही खत्म। तो श्रीलंका में हमें क्या देखने को मिला, सिविल वॉर आ गया और उसके जिंदगी का जो आगे का रास्ता है वो सारा रास्ता टूटा हुआ दिखने लग गया। ठीक है, आगे का सारा पाथ टूट गया, श्रीलंका का रोड टूट चुका है। अब रोड को गलत तरीके से मत ले लेना, ये फ्यूचर रोड है। यानी श्रीलंका में क्या चल रहा है बेटा, तो श्रीलंका में चल रहा है मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा है। ठीक है, मेजोरिटी का मतलब होता है जिसकी संख्या ज्यादा हो, यानी जो लोग ज्यादा होते हैं वो कम वाले पे क्या करते हैं, अब दबदबा बना लेते हैं, कम वाले लोगों को परेशान करने लग जाते हैं। तो श्रीलंका में यही मेजोरिटी का खेल चल रहा है। उम्मीद है समझ आया होगा। इस चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है आपके लिए, आपको ट्रेस द स्टेप्स, श्रीलंका में किस कारण से सिविल वॉर शुरू हुआ, तो ये स्टेप्स पूछे जाएंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं। इन स्टेप्स को आप डायरेक्ट लिख दोगे, पूरे नंबर है, कोई टेंशन नहीं। 2-4 चीजें अपनी तरफ से जोड़ देना, इसमें मेजोरिटेरिज्म भी जोड़ देना, आपके 5 नंबर एकदम पक्के, पक्के वाले पक्के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने साथ में यहाँ पे टैग कर दिया। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, शाबाश। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा ध्यान देना है उस पे। अब हम बेल्जियम की बात करते हैं। देखो, श्रीलंका बेशक बेवकूफ हो सकता है, लेकिन बेल्जियम बेवकूफ नहीं है। बेल्जियम ने देखा कि उसका देश टूट सकता है, और जब किसी देश में सिविल वॉर होते हैं तो देश का ही तो नुकसान है ना। अगर देश के लोग मर रहे हैं, किसी चीज को तोड़ रहे हैं, जैसे अभी श्रीलंका में मैंने बताया राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ मचा दी, तो पैसा किसका था? उस देश के लोगों का ही तो था। उस देश के लोगों के टैक्स से ही तो बना था ना। आप उसको नुकसान पहुंचाओगे, यानी आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेल्जियम। बेल्जियम ने किस तरीके से चालाकी की और अपने आप को सिविल वॉर से दूर रखा, अपने देश को बचाया, और साथ ही साथ में उसने वहां के लोगों के साथ पावर शेयरिंग की, यानी सबको पावर का बंटवारा दिया। यहाँ पे बेल्जियम में ने लगातार आने वाले 23 साल तक लगातार चेंजेस किए, 23 इयर्स तक चेंजेस किए। उसके चेंजेस जैसे जैसे लोगों ने डिमांड की कि हमें ये चाहिए, हमें यहाँ अपनी गवर्नमेंट चाहिए, बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए और लोगों की बातों को सुना। इसमें 4 टीयर्स हैं, 4 स्टेजेस में बेल्जियम ने चेंजेस किए। तो हम देखते हैं एक एक करके बेल्जियम ने अपना कैसे चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन को। टायर 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई बेल्जियम ने। बेल्जियम ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार, यानी जो पूरे देश पे नजर रखेगी। ये इसमें इक्वल नंबर ऑफ डच और फ्रेंच, जितने डच थे उतने ही फ्रेंच लोग थे, यानी दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या दे दिया? इक्वालिटी दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट में इसने डच और फ्रेंच पीपल्स को इक्वल दे दिया। नो यूनिलैटरल डिसीजन, दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे, कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट में। और सेंटर कहां है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो इसकी कैपिटल है। फिर इसका टायर 2 आया। टीयर 2 में क्या किया इसने? इसने स्टेट ऑटोनॉमी कर दी। स्टेट ऑटोनॉमी। स्टेट ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है बच्चे? स्टेट ऑटोनॉमी का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार। राज्य की सरकार। इसने कहा राज्य की सरकार अलग तरीके से काम करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट, वो इसके अंदर में काम नहीं करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग तरीके से काम करेगी, वो एकदम फ्री है, वो अपने स्टेट के फैसले खुद ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बात उस पर नहीं डालेगा, ये कह दिया। तीसरे टायर में उसने क्या किया? तीसरे टीयर में उसने किया ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स मतलब कैपिटल की गवर्नमेंट। एक और गवर्नमेंट बना दी उसने जो कैपिटल में, वहां की राजधानी, जो बेल्जियम की राजधानी है वो ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स में एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट है। यहां एक सेपरेट गवर्नमेंट काम करेगी जिसमें लोग इक्वल होंगे। इक्वल मतलब वहां पे डच से भी लिया जाएगा, फ्रेंच से भी लिया जाएगा, थोड़ा बहुत दूसरी जो कम्युनिटीज है, जर्मन्स है, उनको भी दिया जाएगा। ठीक है। और चौथा उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई, ये सबसे बेहतरीन काम है, इसके लिए बेल्जियम को जाना जाता है। बेल्जियम ने बनाया कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो वहां के लोकल लोगों के लैंग्वेज, वहां के कल्चर, ठीक है, इस सबको प्रोटेक्ट करेगी, आम लोगों का ध्यान रखेगी। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट वहां के एजुकेशन पे काम करेगी, वहां के लैंग्वेज पे काम करेगी, कल्चर पे काम करेगी, तो जो नॉर्मल जो ग्राउंड वाले लोग हैं उनको फायदा हो। तो देखो कितना अच्छा काम किया है, ना कि श्रीलंका की तरह एकदम लड़ाई वाला माहौल बना दिया, एक ही को सब कुछ दे दिया, ऐसा नहीं, इसने सबको दिया। तो ये 4 टीयर्स का इन्होंने यूज किया है। ये 4 टीयर्स एग्जाम के लिए क्या टिप है हमारे पास? जब यूरोप बना तो यूरोपियन यूनियन ने ब्रुसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर बिकॉज ऑफ दिस सक्सेसफुल मॉडल ऑफ पीस। देखो, एक सरकार बनती है, यूरोप के देश, यूरोप में बहुत सारे देश हैं, वो सारे देश क्या करते हैं? यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, जिसको ईयू बोलते हैं। ये क्या करते हैं? बेल्जियम को
अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया तो उसको अपना हेडक्वार्टर देश बनाते। यानी यूरोपियन यूनियन की जितनी भी मीटिंग होगी उस सब की मीटिंग कहां होती है? बेल्जियम में होती है, क्योंकि बेल्जियम ने एक बेहतरीन एग्जाम्पल पेश किया दुनिया के सामने। ठीक है, तो दिस इज अवर 5 टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर रिलेटेड टू पावर शेयरिंग, जिसमें हमने गवर्नमेंट किस तरीके से पावर शेयरिंग करेगी, नहीं करेगी तो क्या होगा, ये पढ़ा। श्रीलंका और बेल्जियम के मैप्स को पढ़ा हमने। उसके अलावा हमने पढ़ा कि श्रीलंका ने क्या गलती की, उन गलतियों को पढ़ा हमने और उस गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए किसी देश को। और फिर हमने पढ़ा कि ब्रुसेल्स बेल्जियम ने किस तरीके से काम किया और अपने देश को सुधारा और वो यूरोपियन यूनियन देश का एक मॉडल बना। बाकी आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे और कुछ और चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this